प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक किए थे। हम लोग आज करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 31। तो प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 31। रामू एंड मामू वेर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो दो पार्टनर थे, रामू और मामू। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 3:2। Their balance sheet as on 31st March 2020 was as follow: Capital Ramu 2,10,000, Mamu 1,90,000. General Reserve 60,000, loan from LFC Bank 25,000, trade payable 21,000. Asset side land and building 1,50,000, machinery 1,80,000. Then furniture 44,000, trade receivable 42,800, inventory 65,200, bank 24,000. दामू, अब नया पार्टनर यहां पे आया। दामू वॉज एडमिटेड एज पार्टनर फ्रॉम 1st of April 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म: ही शेल ब्रिंग ₹1,50,000 एज कैपिटल एंड गुडविल। अब देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उसने यहां पे कहा कि ₹1,50,000 वो लेकर आया एज कैपिटल एंड गुडविल। एज कैपिटल एंड गुडविल, अब अपने को ये तो पता लगाना पड़ेगा ना कि कैपिटल का कितना है और गुडविल का वो कितना पैसा लेकर आया है। ठीक है, तो उसको अपने को बाइफरगेट करना पड़ेगा। ₹1,50,000 कुछ ना कुछ क्लू आगे दिया होगा। सेकेंड पॉइंट में कहता है ही शेल गेट 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट टू बी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम रामू एंड मामू। अब उसका 1/5 शेयर उसका था और इक्वली एक्वायर करा रामू और मामू से, ओल्ड पार्टनर्स। वो कहता है गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट ₹2,50,000। इट वॉज अग्रीड दैट गुडविल शेल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। हो गया यहाँ पे प्रॉब्लम अपना सॉल्व। देखो यहाँ पे वो कहता है कि गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर नहीं होगी, ठीक है, लेकिन उसने इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे कहा कि 2,50,000 की टोटल गुडविल ऑफ द फर्म था। तो ₹2,50,000 अगर टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है, 1/5 शेयर है नए पार्टनर का, तो 2,50,000 का 1/5 शेयर आता है ₹50,000। मतलब ये 1,50,000 में से ₹1,00,000 उसने कैपिटल का लेकर आया और ₹50,000 गुडविल का लेकर आया। एंट्रीज तो मैं बताता हूं, एंट्रीज में कुछ ऐसा बहुत खास नहीं, पहले भी आपने देखे। तो उसने कैपिटल का कितना लेकर आया बच्चों? कैपिटल का उसने लेकर आया यहाँ पे ₹1,00,000 और गुडविल का ₹50,000। मैं कैसे पहचाना कि कैपिटल का 1,00,000 और गुडविल का 50,000? कि टोटल वो 1,50,000 लेकर आया और टोटल गुडविल ऑफ द फर्म में 2,50,000, जिसका 1/5 जो नया पार्टनर उसका शेयर है, दैट्स कम 50,000। तो ये 1,50,000 गुडविल का 50,000 है, मतलब बैलेंसिंग फिगर इज फॉर कैपिटल, दैट इज 1,00,000। ओके, फिर आगे हमसे कहता है आगे कहता है यहाँ पे land and building is to be appreciated by 50%, inventory is to be valued at ₹60,000, machinery to be depreciated by 20%, debtors of ₹2,800 are to be written off as bad debt, and a reserve for doubtful debt should be created at 5% of debtors, furniture to be reduced to ₹40,000. After admission of Damu, capital of the partners to be adjusted in their new profit sharing ratio, taking Damu's capital as base। एक नया पॉइंट है अभी यहाँ पे, इसके बारे में अपन बात करेंगे। ओके, ठीक है। फिर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, उसने अपने से कितनी 4 चीजें पूछा: रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट और फिर बैलेंस शीट उसने पूछा। अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना रहेगा, वो दिया हुआ नहीं है, और गुडविल का भी मैंने यहाँ पे रफली ऐसा ये बता देना, इसके वर्किंग नोट बता दूंगा कि गुडविल कितना है, कैपिटल कितना था। ठीक है, और उसने पार्टनर्स से लिए, सारी वर्किंग नोट अपन वो कर लेंगे। पहले 4 चीजें आप ड्रॉ करेंगे बच्चों। ओके, और बिल्कुल भी घबरा तो नहीं रहना। घबरा रहे हो आप लोग? हाँ, आप ही से बात कर रहा हूँ, घबरा तो नहीं रहना, डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, ठीक है। ये सबसे लेंदी चैप्टर है आपका, आप पार्टनरशिप। इसके बाद के इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन 2 चैप्टर जो है मगर इतने लेंदी नहीं हो। ओके, सी यहां पर अब आप क्वेश्चन नंबर 31 279, क्वेश्चन नंबर 31 279, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको आप ड्रॉ करो 8-10 लाइन के। ओके, 8-10 लाइन का ड्रॉ करो रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इसने इसने पूछा है और नंबरिंग दिया, तो आप भी दे सकते हो जैसे इसको 1 2 3 इस तरीके से।
ये फर्स्ट रिवैल्यूएशन। फिर उसने पूछा है वहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अरे इसे क्या हुआ, ठीक है, इस पे जगह कम जाएंगी कैपिटल अकाउंट के लिए, तो मैं नेक्स्ट पेज में बना लेता हूँ। फिर सेकंड जो उसने पूछा है आपसे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें थोड़ा सा बड़ा ही बनाना है इसको आपने, बाद 10-12 लाइन का आप इसको ड्रॉ करेंगे। फिर है आपका कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट 4-5 लाइन का। और फिर आखिरी में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट as on 1st of April 2020 after admission। इसको ड्रॉ कर लो बेटा, इसको भी ना 12 एक लाइन लगेंगे, आई थिंक मेरे से हो जाएगा, यहाँ पे नहीं हुआ तो मैं यहीं पे इसको अराउंड 12 एक लाइंस लगेंगे इसको, उतना स्पेस आप बैलेंस शीट के लिए रखें, ठीक है। अब ये सोचने वाली बात है कि वर्किंग नोट हम कैसे शुरू करें। सो वर्किंग नोट सबसे पहले देखो, आपको पुराने जो पार्टनर्स उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, लेकिन नया पार्टनर है उसका शेयर 1/5 था, जो कि इक्वली उसने जो पुराने दो पार्टनर्स उनसे लिया, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना रहेगा। सबसे पहले आप वो लिखेंगे यहाँ पे वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स नंबर 1, calculation of new profit sharing ratio, calculation of new profit sharing ratio। ओके, अब देखो यहां पे परचेज उसने क्या किया, 1/5 शेयर था, किसका 1/5 शेयर था, जो नया पार्टनर है, लेकिन 1/5 उसने किससे लिया, इक्वली, जो पुराने दो पार्टनर्स उनसे इक्वली लिया, मतलब परचेज फ्रॉम रामू बाय नया पार्टनर जो था दामू। अब नए पार्टनर का शेयर है 1/5, लेकिन इसका हाफ इसने किससे लिया, रामू से, तो ये आएगा आपका 1/10। परचेज फ्रॉम मामू बाय दामू। अब इसका जो 1/5 इसका हाफ इसने, ये आएगा 1/10, वो किससे लिया, मामू से लिया। तो यहां पे नया प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रामू और मामू जो पुराने, उसमें से 1/10 माइनस कर देंगे हम, तो रामूज न्यू शेयर इक्वल्स टू 3/5 पुराना था इनका, और मामूज, एक मिनट पूरा लिखा नहीं अभी मैंने रामू के, इसमें भी रामूज शेयर न्यू, मामूज न्यू शेयर 2/5 पुराना था, इसमें दोनों का
1/10 1/10 नया पार्टनर लेके चले गया, तो देखो कितना आ रहा है। इसको समझना बेटा, 1/5 का हाफ इसलिए मल्टीप्लाई किया, और 3/5 में से 1/10 ऐसे, ठीक है, इसको समझना। तो ये 1/10 ऑफ 3/5 नहीं है, 3/5 में से 1/10 गया। ओके, से कितना हो जाएगा आपका, इट विल कम 6 - 1 डिवाइड बाय 10, 5/10, and here it will come 4 - 1 divided by 10, it will come 3/10। और आपका दामोस शेयर था, आप उसको 1/5 बोलो या 2/10, सो देयर फॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू रेशो इज 5:3:2। ये हो गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, ये आ गया इनका नया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब उसकी भी वर्किंग नोट बना रहे थे, तो टोटल पैसा नया पार्टनर कितना लेके आया बच्चे, 1,50,000 रुपए। 1,50,000 रुपए वो पार्टनर पूरा का पूरा 1,50,000 रुपए लेकर आए टोटल। उसमें से कुछ कैपिटल है और कुछ क्या है, गुडविल है। तो वो अपन कैसे कैलकुलेट करें, यहाँ पे बनाया था कि टोटल गुडविल ऑफ द फॉर्म बताया 2,50,000 रुपए ना, तो उसमें से 1/5 शेयर है नया पार्टनर को, दैट्स कम 50,000। तो 1,50,000 में से 50 गुडविल को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1,00,000 कैपिटल को लेके आया, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2, calculation of capital and goodwill brought by न्यू पार्टनर जो था दामू। ओके, टोटल अमाउंट brought in by दामू, टोटल पैसा कितना लेके आओ, 1,50,000 रुपए, 1,50,000 लेस हिज शेयर फॉर गुडविल। सो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म क्वेश्चन में दिया 2,50,000 रुपए, इसका शेयर 1/5 है, तो इसमें 50,000 रुपए तो गुडविल के लिए आया वो। तो बचा हुआ जो है वो कैपिटल का, देयर फोर अमाउंट ब्रॉट इन एज कैपिटल 1,00,000 रुपीज। थर्ड, अब ये जो गुडविल का 50,000 रुपए लाया, क्वेश्चन में अपने को स्पेसिफाई किया उसने थर्ड पॉइंट में, देखो इट वाज अग्रीड दैट द गुडविल शेल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। तो आप बोलेंगे सर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर को अपने को डेबिट नहीं करना, क्यों, क्योंकि उसने पैसा लेकर आया। सेकेंड ऑल्टरनेटिव है कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ने पैसा लेके आया 50,000 रुपए। आप टेबल बनाएंगे, टेबल ऑफ कैलकुलेशन of sacrifice and gain of goodwill so पुराने पार्टनर आपकी रामू, मामू और दामू। ओके, सो क्रेडिट ओल्ड रेशियो में करेंगे आप। ओल्ड रेशियो कितना था, 3:2। अब गुडविल टोटल फॉर्म की 2,50,000 रुपए, 2,50,000 रुपए टोटल फॉर्म की गुडविल है। ओके, अब देखो यहां पे उसको 3:2 में अगर आप बांटेंगे तो वो आ रहा है आपका 1,50,000 और 1,00,000। देन डेबिट न्यू रेशियो में ऑल पार्टनर्स को आप जो कहते हैं, न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करें आपने 5:3:2। तो ये 2,50,000 को 5:3:2 में करेंगे, 1,25,000, 75,000,
50,000। ओके, तो यहाँ पे रामू को मिलना चाहिए 1,50,000, उसको कितने मिलेंगे? 1,25,000, मतलब 25,000 रुपए का सेक्रीफाइस कर रहा है। मामू को मिलना चाहिए एक, उसको मिलेंगे 75, तो ये 25,000 रुपए का ये भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और दामू को मिलना कुछ भी नहीं चाहिए 50, तो वो गेन करे। अगर वो पैसा नहीं लेके आता तो मैं एंट्री पास करता, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, मैं एंट्री पास करता, दामू कैपिटल टू रामू टू मामू। लेकिन उन्हें 50,000 रुपए भी लेकर आया है अपने, देखो यहाँ पे लिखा है उसने, ही ब्रिंग ₹1,50,000 कैपिटल एंड गुडविल, तो 50,000 रुपए का गुडविल का भी पैसा और लेके आया। देयरफॉर द एंट्री विल बी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 to Ramu's capital account 25,000 to Damu's capital account 25,000. Okay, so cash and bank account debit to Ramu's capital account to Damu's capital. Oh, दामू नहीं होना चाहिए, आई एम सॉरी, मामू होना चाहिए, नाम भी ऐसे मिलते जुलते। ठीक है, वो तो दामू तो न्यू पार्टनर है, मामूस कैपिटल नॉट दामू, सॉरी। सो कैश एंड बैंक, अगर यहाँ पे पैसा नहीं लाता बच्चों, तो यहाँ पे दामूस कैपिटल अकाउंट डेबिट करते, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो ये अपन ने कर एक पॉइंट आपको एक नया, अब तो कुछ नया नहीं, बाकी सारी चीज होगी। जो आखिरी में हाईलाइट कर पॉइंट नंबर 6 एक नया, उसके बारे में मैं बात करूंगा आगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे शुरू करेंगे 1 बाय 1 यहाँ पे लिखना। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है आपका 2,10,000 और 1,90,000, तो कैपिटल अकाउंट आपने बनाए, वहां पे आप लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,10,000 और 1,90,000। फिर उसके बाद है यहाँ पे जनरल रिजर्व यू नो इट, कि ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बाय जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो 3:2 था। टोटल अमाउंट कितना है? 60,000, तो 60,000 3:2 में बांटोगे तो 36,000 और 24,000। फिर आपको दिया इसने लोन फ्रॉम LFC बैंक, तो इसको बैलेंस शीट में लिख देंगे आप 25,000। लायबिलिटी लोन फ्रॉम LFC बैंक 25,000। उसके बाद ट्रेड पेबल लायबिलिटी 21,000, ट्रेड पेबल्स 21,000। एक और चीज, ये एसेट साइड में जो लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी ये सब है ना, किस एडजस्टमेंट किस पे देख लो पहले। लैंड एंड बिल्डिंग पे, इन्वेंट्री पे, मशीनरी पे, सब पे ये लैंड एंड बिल्डिंग पे है। इन्वेंट्री कहाँ गई? इन्वेंट्री पे है, मशीनरी पे है, और इन्वेंट्री पे, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी पे है, डेटर्स पे, अरे सब पे ही है ना, बचा ही क्या डेटर्स पे। ठीक है, चलो सब पे ही है। अब लैंड एंड बिल्डिंग आप लिखेंगे 1,50,000 इनर कॉलम पे, लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000। उसके बाद है फिर आपकी मशीनरी 1,80,000, $1,80,000। उसके बाद है फर्नीचर 44,000 इनर कॉलम है। क्यों बच्चों इनर कॉलम? उस पर एडजस्टमेंट है। यहाँ पे फर्नीचर का जो अमाउंट है दैट इज 44,000। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल 42,000, इसको ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिख रहा हूं, बैड डेब्ट ये सब भी, ट्रेड रिसीवेबल 42,800। ओके, उसके बाद है इन्वेंट्री 65,200, लेकिन इन्वेंट्री में आपने ख्याल रखना है पे थोड़ा सा स्पेस रखना बेटा, क्योंकि यहाँ पे बैड डेब्ट भी माइनस है, और 3 लाइन का स्पेस रखना। फिर आपने लिखना इन्वेंट्री
इन्वेंट्री है आपकी 65,200, इस पे भी एडजस्टमेंट है। उसके बैंक अकाउंट बनाने बोला उससे, तो बैंक अकाउंट अपन ने बनाए 24,000, तो वहां पे आप लिख देंगे 24,000 ही। ओके, ये कैश एंड बैंक, दे यूज द वर्ड कैश एंड बैंक, तो इसलिए मैंने भी वहां पे कैश एंड बैंक ही ऐसा लिखा। ओके, तो यहाँ पे लिखो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 24,000, एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं 24,000। उसके बाद यहाँ पे इस पे अपने वर्किंग नोट करे हैं, ही शेल ब्रिंग ₹1,50,000 इज कैपिटल। अब 1,50,000 रुपए कैपिटल एज कैपिटल एंड गुडविल, सॉरी, तो 1,50,000 कैपिटल के गुडविल के अपने वर्किंग नोट बनाया इस पे कि 25,000 रुपए किसके थे बेटा, 25 नहीं, कितना था देख ले, ये अपन यहाँ पे, हाँ, गुडविल के 50,000 रुपए और कैपिटल के 1,00,000। सो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू दामूस कैपिटल अकाउंट, तो बैंक अकाउंट को पहले डेबिट करो टू दामूस कैपिटल अकाउंट। यहां पे आप लिख दो ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 2, 50, नॉट 50, 1,00,000, 1,00,000 रुपये। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, आप कैपिटल को क्रेडिट करेंगे आप बाय बैंक अकाउंट। अपने रेफरेंस के लिए वर्किंग नोट नंबर 2 लिख सकते हैं, ये 1,00,000 रुपए आपने वहां से कैलकुलेट करें। अब गुडविल का जो 50 है, तो उस पर अपने वर्किंग नोट नंबर 3 में कैलकुलेशन करें, क्या एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, उसके लिए आप एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 rupees. So you have to debit the bank account by ₹50,000 and the sacrificing partner's capital account will be credited. So who is sacrificing here? Ramu is sacrificing here by ₹25,000 and Mamus is sacrificing by ₹25. Okay, तो यहाँ पे आप बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे पहले। सो क्या बैंक अकाउंट आप 50, देखो न्यू पार्टनर ने पैसा लेकर आया, न्यू पार्टनर ने पैसा आपका लेकर आया, इसीलिए बैंक अकाउंट मैंने डेबिट किया। अगर वो न्यू पार्टनर पैसा नहीं लेकर आता था नहीं लेकर आता था तो उसके अकाउंट कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते थे। ओके, तो यहाँ पे इसमें पैसा लेकर आया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रामूस कैपिटल, टू रामूस कैपिटल अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर ये 3 से आपने लाया 25,000 रुपए ये टू मामूस कैपिटल अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 3 से आपने लाया 25,000 रुपए। ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय सेक्रीफाइसिंग वाले जो पार्टनर था, बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, गुडविल का ये एडजस्टमेंट और वर्किंग नोट नंबर 3 में आपने कैलकुलेट किया इसको 25,000। ओके, तो ये आपका पहला पॉइंट यहाँ पे हो गया बेटा, सेकंड भी हो गया था आपका, थर्ड भी हो गया गुडविल का हमने कर लिया। अब वो कहता है कि लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 50%, तो लैंड एंड बिल्डिंग है कितने की लैंड एंड बिल्डिंग थी 1,50,000 की, 50% मतलब 75,000। अप्रिशिएट करना मतलब बढ़ाना, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, तो एंट्री विल बी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसका 50% आप करोगे तो दैट विल कम 75,000। तो 75,000 आपने इसमें ऐड करे तो इन आउटर कॉलम इट विल कम 2,25,000। ओके, सो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 75,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप यहां पे क्रेडिट करेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट $75,000, 50% ऑफ 1,50,000। ओके, उसके बाद वो कहता है आपसे कि इन्वेंट्रीज टू बी वैल्यूड, देखो आपने वर्डिंग्स को बहुत अच्छे समझा करो, अप्रिशिएटेड बाय मतलब इतने से, अप्रिशिएटेड बाय मतलब इतने से बढ़ाए, है ना, और यहां पे इन्वेंट्रीज टू बी वैल्यूड एट इतने पे वैल्यू करना, इतने पे वैल्यू करना, ठीक है। तो आपको बोला था 50% से बढ़ाओ, तो 1,50,000 का 50% कितना हो 75, उतने से हमने बढ़ाए। अब वो कहते हैं कि आपको इतने से बढ़ानी नहीं बोल रहा, इतने पे वैल्यू करने बोल रहा एट ₹60,000। तो यहां पर आप देखो तो है कितने की इन्वेंट्री आपकी 65,200 की,
और अब आपको वैल्यू कितने पे करने बोल रहा है, 60 पे, मतलब कम करने के लिए कह रहा है। तो जो 65,200 की चीज है उसको 60 पे लाने के लिए कह रहा है, 60,000 पे, मतलब 5,200 से कम करना है। डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन का आप डेबिट करोगे टू इन्वेंट्री अकाउंट 5,200। ये 5,200 बच्चों कैसा है, वो था 65,200 पे, वैल्यू कितने पे करना है, 60 पे, तो मतलब 5,200 से कम। डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री अकाउंट। सो बैलेंस शीट में आपने जो इन्वेंट्री लिखे हो उसमें से आप माइनस करोगे 5,200, ये सेकेंड इफेक्ट दिए। सो आउटर कॉलम पे आ जाएंगे आपके 60,000, आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, 60,000। ओके, उसके बाद है मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है कितने से, 20% से। डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, सो एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मशीनरी है कितनी की, 1,80,000 की। 1,80,000 का 20% होता है 36,000। डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, सो एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन में आप डेबिट करेंगे टू मशीनरी अकाउंट, दैट इज 36,000। 36,000 कितना परसेंट है वो, 20% है मशीनरी का। तो मशीनरी आपकी जो दी हुई है यहाँ पे 1,80,000, 1,80,000 का 20% 1,80,000, सॉरी 1,80,000 का 20% 36,000। तो इसमें से आप 36,000 माइनस कर दोगे, तो ये आउटर कॉलम पे आएगा 180 माइनस 136, दैट्स का सॉरी 180 माइनस 36, दैट्स का 144, 1,44,000। ओके, उसके बाद वो कहता है कि यहां पर उसने कहा कि बैड डेट डेटस है आपका, डेटस ऑफ रुपीज 2,000, डेटस ऑफ रुपीज, ये जस्ट 1 मिनट, ये एंट्रीज तो अपन मैंने वहां पे आपको बता दिया ना। इसकी एंट्री क्या पास हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और इसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू रामू और टू, एक रामू थे एक पार्टनर, दूसरे पार्टनर कौन थे, मामू। 25 ओके, उसके बाद यहाँ पे हाँ अभी देखो बैड डेप्ट हुआ यहाँ पे, डेटस ऑफ रुपीज 2,800 आर टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेप्ट। तो क्या एंट्री पास होंगी, इसकी एंट्री पास होंगी आपकी बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कितना 2,800। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे तो अपन को बैड डेप्ट अकाउंट पीएनएल में जाता है, लेकिन यार रीवैल्यूएशन में अपन ने बनाया तो उसी में सारे एडजस्टमेंट करते हैं फायदे और नुकसान के। तो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट की जगह ये जाता है पीएनएल में, लेकिन यहां पर अपन क्या बनाए, रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। बैड डेप्ट प्रोविजन नहीं क्रिएट करते, प्रोविजन अभी आगे उसने कहा अपने से। सो बैड डेप्ट आप लिखेंगे यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में टू बैड डेप्ट 2,800, ठीक है। अब यहां पे इसमें आप क्रेडिट करेंगे, डेटर्स में क्रेडिट मतलब यहां पे उसको आप माइनस करेंगे, लेस बैड डेप्ट 2,800, 2,800, ठीक है। तो बैड डेप्ट आपका 2,800 से बैड डेप्ट। अब बैड डेप्ट के बाद बचा कितना, 42,800 माइनस 2,800, तो बचा आपका 40,000। ये आपने फाइनल अकाउंट चैप्टर में आपको पढ़ाया था मैंने, कि अभी प्रोविजन आपको बोल रहा है कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट शैल बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स। अभी 5% ये अपने फाइनल अकाउंट चैप्टर में पढ़े बच्चों, तो 5% 42,800 का नहीं बनेगा, किसका बनेगा, 40,000, क्योंकि 2,800 तो ऑलरेडी क्या हो गया, बैड डेप्ट हो गया, वो पैसा तो गया। उस पे काय का फिर अपना रिजर्व जो अपने को जिस पे डाउट है उस पे डाउटफुल डेट बने, तो 40,000 ये तो बैड डेप्ट हो गया। तो यहां पर आप लिखेंगे लेस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5%, एट द रेट 5%। तो 5% 40,000 का 5% कैलकुलेट करो, वो आ रहा है आपका 2,000 रुपए। आउटर कॉलम पे 38,000। तो ये एक इफेक्ट दी ना आपने 2,000 का, तो एंट्री विल रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। तो आप यहां पे लिखेंगे टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 40,000 का 5% जो कि 2,000, ओके।
फिर फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस 2 रुपीज। देखो रिड्यूस टू मतलब इतने पे, रिड्यूस बाय नहीं, उतने से नहीं बोलो, उतने पे। 40,000 पे लेके आना है फर्नीचर को। फर्नीचर है कितना, 44 का है, 40 पे लाना है, मतलब 4 से कम करना है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। चार 4,000, 40,000, 40। ओके, अब एक एक अकाउंट क्लोज करो। कुछ क्या, ये लास्ट वाला पॉइंट है कि एडजस्टमेंट, इस पे मैं आपसे अभी बात करूंगा थोड़ी देर पे। पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसको करो कैलकुलेट। रिवैल्यूएशन का बैलेंस कितना आ रहा है, 75,000 माइनस 5,200 माइनस 36,000 माइनस 2,800 माइनस 2,000 माइनस 4,000, यह है 25,000। So to profit on revaluation, to profit on revaluation, कौन थे ओल्ड पार्टनर्स, रामू एंड मामू। थ्री इज टू टू, 25,000 3 इज टू 2, ये आएगा 15,000 और 10,000। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दो 15 और 10 बाय revaluation account, you can write down in bracket profit 15,000 और 10,000। अब ना ये 6 पॉइंट में आपको कुछ का उसके बारे में बात करता हूं, उसी के लिए हम इसको दो पार्ट में इसको बांट दे रहे, दो पार्ट में इसको बांट दे रहे कैपिटल अकाउंट को। तो आप इसकी टोटल करके पहले बैलेंस निकालो, फिर मैं इसको और कुछ लिखना है, नीचे स्पेस रखना है, 3 4 4 एक लाइन। टोटल करो 2,10,000 प्लस 36,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000, 2,86,000। टू बैलेंस carried down 2,86,000, 1,90,000 plus 24, 25 और 10, 2,49,000। 1 lakh 1 lakh by balance brought down 2,86,000, 2,49,000 और 1 लाख। अब इसको अच्छे से समझना, अभी कैलकुलेशन क्या कह रहा है वो कहता है, इस पे वर्किंग नोट भी भला एक बना के देता हूं आपको। आफ्टर एडमिशन ऑफ दमू, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना अभी अपन ने कैलकुलेट करे थे उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, तो 5:3:2 उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। टेकिंग दामूस कैपिटल एज बेस, तो दामू तो थर्ड पार्टनर है ना, उसका कैपिटल का बेस मानना आपको, तो उसका कैपिटल कितना, 1 लाख रुपए। अब वो कहते हैं इससे अपने को एडजस्ट करना है आपको। कैसे अब एडजस्ट करेंगे, कैसे अपन बेटा यहाँ पे, अब देखो वो क्या कह रहा है आपसे कि यहाँ पे उसने 2 शेयर के लिए, अपने 2 शेयर के लिए उसने 1 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूट, उसको बेस मानना है, क्वेश्चन में उसने अपने को कह दिया। तो इसके 3 शेयर के लिए अगर 1 लाख रुपए, 2 शेयर के लिए 1 लाख डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा, इट विल कम 1,50,000, मतलब इसका 1,50,000 होना चाहिए। अगर 2 शेयर के लिए दामू का 1 लाख है, तो 5 शेयर के लिए कितना होना चाहिए, ये आता है 2,50,000। मतलब इन लोगों का इतना कैपिटल होना चाहिए। दामू के कैपिटल को बेस माना, तो दामू के कैपिटल कितना था आपका, दामू का कैपिटल था उसका 1 लाख रुपए, शेयर उसका 1 बाय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, मतलब 2 शेयर के लिए उसने 1 लाख रुपए लाया। तो 3 शेयर के लिए कितना होना चाहिए, 1,50,000, 5 शेयर के लिए कितना, 2,50,000, प्रपोर्शनेट कर, 1 लाख डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट्स 1,50,000, 1 लाख डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट्स कम 2,50,000। So this should be the closing capital, but their actual capital is not 2,50,000, 1,50,000. Their actual capital is some 286, 249. So difference we will adjust difference. तो difference रहेगा उतना पैसा जिसका
कम ज्यादा क्रेडिट डेबिट बैलेंस अकॉर्डिंगली कोई पैसा लाएगा और कोई पैसा देगा। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक वर्किंग नोट की जरूरत है क्या, बना लेते। चलो अब आप एक लिखो वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ adjusted capital taking Damu's capital as base, taking Damu's capital as base. New profit sharing ratio 5:3:2, 5:3:2. Okay, so Damu's capital Damu's capital is rupees 1 lakh. Damu's capital is rupees 1 lakh. So Ramu's capital ₹1,00,000, ठीक है। ये तीन पार्टनर के थे, ये तीन पार्टनर, ये रामू, ये दामू और ये मामू से ₹1,00,000 अगर, वो तो दामू के थे ना 2 के लिए, तो रामू के 5 के लिए कितना, दैट विल कम 2,50,000। मामूस कैपिटल ₹1,00,000 अगर, ₹1,00,000 अगर 2 के लिए, तो 3 के लिए कितना, दैट्स कम 1,50,000। तो इतना कैपिटल उनका क्लोजिंग कैपिटल रहना चाहिए। तब आप कैपिटल अकाउंट में जाके लिखेंगे इतना होना चाहिए, तो उनका टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, आप चाहो तो लिख लो यहां पे वर्किंग नोट नंबर 4 से आपने फिगर लाए कि 2,50,000 होना चाहिए रामू का, मामू का 1,50,000 और जो तीसरे पार्टनर दामू उनका 1,00,000, ठीक है। तो अब 2,86,000 है कैपिटल किसका, ये जो रामू है। अब 2,50,000 होना चाहिए, 2,86,000 है, 2,86,000 है, और होना कितना चाहिए था उनका, 2,50,000 होना है अभी, तो 36,000 का बैलेंस आएगा, उतना हम इनको पैसा दे देंगे बैंक अकाउंट। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर। ओके, अब यहां पे इनका 2,49,000 है मामू का, लेकिन होना कितना, 1,50,000 होना, 1,50,000 होना, तो 249 है, 1,50,000 होना, तो 99,000 रुपीज अपन इनको वापस कर देंगे क्योंकि ज्यादा कैपिटल है। तीसरे का 1,00,000 है, 1,00,000 होना चाहिए। ओके, अब एक मिनट, वन बाय वन। अब अपने को पहले आपने ये कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट यहां पे करे, तो ये बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे बाय रामूस कैपिटल अकाउंट 36,000 बाय मामूस कैपिटल अकाउंट 99,000। ओके, अब उसके बाद बैंक अकाउंट का बैलेंस अपने को बैलेंस शीट में लिखना रहेगा और इनके जो क्लोजिंग कैपिटल है वो भी बैलेंस शीट में जाएंगे वन बाय वन। पहले कैपिटल अकाउंट की टोटल कर लो और बैलेंस निकालो, 24 प्लस 1,00,000 प्लस 25 प्लस 25, दैट्स कम 1,74,000। 1,74,000 माइनस 36 माइनस 99, दैट्स कम 39,000 बाय बैलेंस कैरीड डाउन 39। अब एक है यहां बैंक आप लिख लो 39,000। कैपिटल अकाउंट अब आप यहां लिखेंगे कैपिटल आपका रामूस कैपिटल मामूस कैपिटल
दामू का, ठीक है। ये आपने जो कैलकुलेट करे 2,50,000, 1,50,000 और 1,00,000। ओके, तो टोटल कितना था? 250 प्लस 150, 4 प्लस 1, 5,00,000। ओके, अब आप इसकी टोटल करेंगे। ओके, 5,00,000 प्लस 25 प्लस 21, ये आपका 5,46,000। 5,46,000, 225 प्लस 144 प्लस 40 प्लस 38 प्लस 60 प्लस 39, 546। यस, ओके। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे हम आगे हम लोग बढ़े बेटा कि अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं एक चीज, एक कंसेप्ट जो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। कंफ्यूजन में कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल करके मैं आपको एक चार्ट बना के देता हूँ, उस चार्ट को अच्छे से समझना, आराम से हो जाएगा। अब देखो आगे जो है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन है, ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन, ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन के पहले मेरे को आपको एक चीज सिखा देते, जीएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जो कि दो हमारे क्वेश्चन पेंडिंग है जीएलपी के ऊपर। ये जो कंसेप्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, 24 नहीं, वो भी अपन उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं इस पे आऊँ जीएलपी पे, आज का होमवर्क मैं आपको पहले ही दे दूं, क्योंकि जो भी एडमिशन के बचे हुए क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क रहने वाले, ठीक है। तो आपका जो होमवर्क आज का रहेगा, क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 26 आपका होमवर्क है आज का। उसमें कोई नई चीज एक आप ये है, सो नेसेसरी एडजस्टमेंट रिगार्डिंग गुडविल एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आर टू बी मेड थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब देखो यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर है आपका 26। ओके, तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करें, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे कैपिटल ऑफ एक जस्ट 1 मिनट, हाँ मेमोरेंडम, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा यहाँ पे यहाँ पे उसने कहा कि नेसेसरी एडजस्टमेंट रिगार्डिंग गुडविल, है ना, गुडविल। अब गुडविल थ्रू द पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो एक एक करके पहले गुडविल का यहाँ पे इन्होंने किए होंगे, ठीक है। अभी जिसने भी सेक्रीफाइस करा तो यहाँ पे, और जिसने भी गेन किया, तो बेसिकली गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सेक्रीफाइसिंग हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट करने के लिए बोला। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखोगे करंट अकाउंट बना हुआ होगा, और ये गुडविल का एडजस्टमेंट यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से करे हुए, ठीक है। ये गुडविल का उन्होंने पहले रेस करे, फिर उसको राइट ऑफ करे। अल्टीमेटली नेट इफेक्ट इज दैट गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। ओके, और यहाँ पर उसने ये एक नई चीज थी आपकी, ठीक है। और ठीक है, और दूसरी चीज उससे यहाँ पे एक जो पहले उसने रेस करा गुडविल को, फिर राइट ऑफ करा उसने, ठीक है। अल्टीमेटली द इफेक्ट विल बी द गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, यहाँ पे बोला करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि यहाँ पे इट इज डिसाइडेड दैट द रिवैल्यूड फिगर ऑफ एसेट लायबिलिटी विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट। इन अदर वर्ड्स, तो क्या बोले विल नॉट अपीयर, मतलब एसेट लायबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। जब भी वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, तो मैं आपको सिखाया था कि आपको मेमोरेंडम अकाउंट बनाना पड़ता है। कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है बेटा? मेमोरेंडम अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। अब एक और चीज, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने यहाँ पे बनाया बेटा। एक और चीज यहाँ पे बनाई उसने, कैपिटल अकाउंट लिखा है यहाँ पे, ये करंट अकाउंट में उसने बोला कि इसके एडजस्टमेंट जो होते हैं ना, ये आपको बताया मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्वेश्चन में बोला कि करंट अकाउंट में करो, आप करंट अकाउंट लिख लेना, ठीक है। तो करंट अकाउंट में पुराने पार्टनर है, न्यू पार्टनर, तो एक करंट अकाउंट में उसने एडजस्टमेंट किया यहाँ पे। एक सेकेंड, 15-10-5, हाँ ये मेमोरेंडम 15-10-5, ये मेमोरेंडम, ये 8-8-6, बस ये नई चीज थी। तो इसमें कैपिटल अकाउंट भी है करंट, जो कैपिटल का बैलेंस आएगा बेटा वो बैलेंस शीट में जाएगा, और जो यहाँ पे सॉरी कैपिटल का बैलेंस वो बैलेंस शीट में जाएगा, और करंट का बैलेंस भी बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट पूछा होगा उसने आपसे, हाँ। तो उसमें यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का एक है और एक करंट अकाउंट का। तो करंट में किसी के डेबिट क्रेडिट बैलेंस तो लाइबिलिटी साइड में, जिनके डेबिट बैलेंस है करंट के एसेट साइड में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। डेबिट बैलेंस होते तो वो एसेट साइड में, क्रेडिट बैलेंस तो लाइबिलिटी साइड में। ये एक नई चीज थी, इसका आपने ख्याल रखना। और अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 होमवर्क है, फिर 28 से तो आपके रिटायरमेंट के, और क्वेश्चन नंबर 27 होमवर्क है। उसमें मैंने कुछ हाईलाइट नहीं किया, तो कोई नई चीज नहीं होगी बेटा। तो दो होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 26 एंड क्वेश्चन नंबर 27। बिलीव मी, मैं आपको इतने क्वेश्चन कर रहा हूँ पार्टनरशिप में, आपको क्लास में मैं 48 कुछ क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर भी कुछ 40-45 क्वेश्चन है, तो 90-95 क्वेश्चन करा रहा हूँ पूरे। तो आप होमवर्क और क्लास के मिला के
तो समझ लो आप, अगर इतने अपन 90 क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 90 से ऊपर क्वेश्चन करे पार्टनरशिप में अपन, तो इसका मतलब है कि आप यू डोंट हैव टू वरी, बस आपने ये क्वेश्चन पूरे अच्छे से करा, एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से आप लोग कर लो। ठीक है, ओके। तो आज के दो होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 26 एंड क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, दो होमवर्क है, सोल्यूशन ऑलरेडी इसका दे रखा है वहां पे। अब रिटायरमेंट इस सब पे अपन आए, उसके पहले मुझे आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट के बारे में आज हम लोगों को बात करना है, दैट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी पे छोटे छोटे दो क्वेश्चन है वो भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। सो आपको ख्याल होगा जब हम लोगों ने चैप्टर शुरू किए थे बेटा, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जीएलपी का ना चार्ट बनेगा नहीं, तो कैसे करेंगे देखो। ठीक है, शायद आ भी जाए। ठीक है, देखते अब क्या हुआ यहाँ पे कि बच्चों यहाँ पे फिर रिमेंबर कि जब हमने देखे थे, अभी कहाँ था मुझे ख्याल है, जीएस, तो हमने रिवैल्यूएशन, देखो हमने जो इतने भी अभी क्वेश्चन करे रिवैल्यूएशन के ऊपर आते थे, रिजर्व के ऊपर आए, गुडविल के ऊपर आए, है ना, कुछ अदर भी है, अदर मतलब कुछ आपने रिकॉर्ड नहीं करे थे, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या तो उसने बोला आपको कि कोई क्रेडिटर की पेमेंट नहीं करना है, कुछ अदर आपकी, या फिर बोला कि कोई परचेज करते आपने उसको रिकॉर्ड नहीं करा, ऐसे कुछ एडजस्टमेंट है वो अदर में आ जाते। दो पॉइंट मुझे सिखाना है, दैट इज जीएलपी एंड प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ चेंज। तो प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ चेंज हम आगे करेंगे, डेथ ऑफ ए पार्टनर के वक्त आएगा। अभी हम सीखने जा रहे हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है, इसको अच्छे से समझना। और स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते काफी कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी, लेकिन ऐसा उसमें कंफ्यूजन वाला कुछ भी है नहीं। अब मुझे इस पे स्पेस कम ना जाए, वैसे शायद हो तो जाएगा यहाँ पे, लेकिन तो भी मैं इसको नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट पेज में बना देता हूँ। ठीक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अच्छे से अब आप हर बात को मेरी आप सुनते जाइए। जॉइंट लाइफ पॉलिसी ये होती क्या चीज है, आराम से इसको समझेंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है बच्चों, उसमें पार्टनरशिप फॉर्म जो रहती है, वो पार्टनरशिप फॉर्म अपने पार्टनर्स की लाइफ के ऊपर पॉलिसी निकालता है। ठीक है, सपोज कोई पार्टनरशिप फॉर्म है ये आपकी ना, ये पार्टनरशिप फॉर्म है आपकी, और पार्टनरशिप फॉर्म क्या करती, अपने पार्टनर्स की लाइफ के ऊपर क्या निकालती, पॉलिसी वो निकालती। सो ये आपके पार्टनरशिप फॉर्म है, और उसने ये पार्टनर्स से उन लोगों के, और इन पार्टनर्स की लाइफ की इनकी लाइफ के ऊपर उन्होंने पॉलिसी निकाल रखी। तो ये पार्टनरशिप फॉर्म है। आप एक चीज बड़े अच्छे से समझ लेना पहले, कि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो, कि ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है, इन्होंने अपने पार्टनर्स की लाइफ के ऊपर पॉलिसी निकाले है बच्चों। अब जो यहाँ पे इन्होंने जो पॉलिसी यहाँ पर निकाले बेटा, इसको जो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम कौन देगा, ये इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, तो इस इंश्योरेंस कंपनी को हम प्रीमियम देंगे। इस इंश्योरेंस कंपनी को ये चीज अच्छे से समझ लेना, इस इंश्योरेंस कंपनी को जो प्रीमियम देगा वो पार्टनरशिप फर्म देंगी, पार्टनर्स नहीं दे रहे। कौन दे रहा है प्रीमियम, पार्टनरशिप फर्म दे रही। इसको अच्छे से समझ लेना आपने, कि ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, इसको हमने बोले कि हम पार्टनर्स की लाइफ के ऊपर पॉलिसी निकालना चाहते हैं। किसी की डेथ हो गई, अब एक और टर्म सरेंडर वैल्यू आपको सिखाऊंगा, लेकिन किसी की डेथ होती है तो भाई हमको आप क्लेम करेंगे, वो क्लेम करेंगे, तो इसकी जो लाइफ पे हमने पॉलिसी निकाल रहे हैं, उसके ऊपर प्रीमियम पे करना होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम बोलते हैं, जब कोई इंश्योरेंस कंपनी रिस्क कवर करती है। अब इंश्योरेंस बहुत तरीके के होते हैं, एक किसी की लाइफ के ऊपर, तो किसी की जैसे बिजनेस में होता है स्टॉक के ऊपर, तो फायर इंश्योरेंस निकालता है, आग लगी स्टॉक जल गया तो क्या होगा, है ना। फिर आपने व्हीकल इंश्योरेंस निकालते, 50 टाइप के इंश्योरेंस निकालते। यहां पे हम बात करें पार्टनर्स की लाइफ के बारे में। अगर ये पार्टनर्स की लाइफ के ऊपर हमने इंश्योरेंस निकाले, और इंश्योरेंस कंपनी को उसके इंश्योरेंस कंपनी रिस्क कवर करती है। अब इंश्योरेंस कंपनी जब रिस्क कवर कर रही, तो इंश्योरेंस कंपनी को वो रिस्क कवर करने के लिए पैसे हमको देना पड़ेगा ना कुछ, क्यों। तो बस इंश्योरेंस कंपनी मेरे सामने खड़ी, मैं पार्टनरशिप फॉर्म हूं, तो मैंने कहा मेरे पार्टनर्स यहाँ पे 3 पार्टनर्स है, मैंने कहा इनकी लाइफ के ऊपर मैं पॉलिसी निकालना चाहता हूँ। तो इंश्योरेंस कंपनी रिस्क कवर करे, क्योंकि उनकी डेथ अगर होती है कोई पार्टनर की, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है। अब वो पैसा देंगी तो भाई वो रिस्क कवर कर रही है, तो उसके लिए मुझे उससे कुछ पैसा देना पड़ेगा, व्हाट वी कॉल इट प्रीमियम, हम उसको कहते हैं प्रीमियम। अब मैं हूं पार्टनरशिप फॉर्म, मेरे बाजू में पार्टनर्स यहाँ पे खड़े बेटा। इंश्योरेंस कंपनी को पैसा पार्टनर्स नहीं दे रहे, तो कुछ बेसिक, पहले मैं अकाउंटिंग एंट्री सब बताऊं, उसके पहले बेसिक चीजें आप अच्छे से समझ लो।
इंश्योरेंस कंपनी को पार्टनर्स पैसा नहीं दे रहे प्रीमियम का पैसा देना पड़ता है। आप आपके पेरेंट्स से पूछना आज जाके कि पापा जो व्हीकल रहती है व्हीकल इंश्योरेंस का क्या प्रीमियम देते हैं, एक क्योंकि वो कंपनी रिस्क कवर करती है कि आपकी व्हीकल को कुछ हो गया तो वो क्लेम करोगे आप, तो पैसा देती हो, तो वो रिस्क कवर करने के लिए हम जो उसको पैसा देते हैं उसको प्रीमियम कहते हैं बेटे। तो यहाँ पे पार्टनर्स की लाइफ है, अभी उनकी लाइफ के ऊपर हमने इंश्योरेंस निकाले कि उनकी डेथ होती है तो हम क्लेम करेंगे पैसा इंश्योरेंस कंपनी से, उसके लिए हमको उनको कुछ प्रीमियम देना पड़ता है, एनुअली हम पैसा देते हैं, उसको हम प्रीमियम अमाउंट कहते हैं, वो जो रिस्क इंश्योरेंस कंपनी कवर कर रही है। तो अब जो रिस्क कवर करी, अब उसका जो रिस्क किसका कवर करी बेटा, यहाँ पे ये इंश्योरेंस कंपनी रिस्क कवर कर रही, ये इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही, रिस्क कवर कर रही। अब रिस्क कवर कर रही तो ये तो एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, कोई किसी ने हमको कोई सर्विसेज दे रहा है तो उसके बदले में हमको उसको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी रिस्क कवर कर रही है पार्टनर्स की लाइफ का, तो उसके बदले में हम उनका एनुअल कोई रिस्क कवर करने के बदले के हम कुछ पैसा देंगे, उसको हम क्या टर्मिनोलॉजी उसको कहते हैं प्रीमियम देते। अब प्रीमियम में बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी रिस्क किसका कवर कर रही है, पार्टनर्स की लाइफ का, लेकिन प्रीमियम जो है वो प्रीमियम कौन दे रहा है बेटा, प्रीमियम कौन दे रहा है, प्रीमियम इनकी लाइफ का जो है वो पार्टनर्स नहीं प्रीमियम दे रही, पार्टनरशिप फर्म दे रही। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे। तो ये इंश्योरेंस कंपनी को जो हम कुछ पेमेंट देते हैं एनुअली क्योंकि वो रिस्क कवर कर रही पार्टनर्स की लाइफ का, तो पार्टनर्स इंश्योरेंस कंपनी को पैसा नहीं दे रहे, जो हम उसको प्रीमियम के नाम से बुलाया जाता है। वो कौन दे रहा है प्रीमियम का पैसा, पार्टनरशिप फर्म वो प्रीमियम दे रही। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखें। अब मैं आगे बढ़ू, उसके पहले दो तीन चीजें आप अच्छे से समझ लो बेटा। कौन सी दो तीन चीजें आपने अच्छे से समझ लेना चाहिए यहाँ पे, कि एक होता है कि ये हम निकाल क्यों रहे पॉलिसी इसलिए निकालते बेटा। एक और चीज यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लेना कि अब ये किसने पॉलिसी निकाला, पार्टनरशिप फर्म ने पॉलिसी निकाली। किसने पॉलिसी निकाला बच्चों, पार्टनरशिप फर्म ने पॉलिसी निकाली। अब ये पॉलिसी जो हम निकालते, दो चीज को आपने डिफरेंशिएट करना, अच्छे से समझ लो, दो चीज को डिफरेंशिएट जो अपने को यहाँ पे करना है। एक, अगर कोई पार्टनर, हम जब किसी की डेथ होती है और या कोई पार्टनर रिटायर होता है, हम उसको सरेंडर करते हो, सरेंडर वैल्यू क्या होती है मैं आपको समझाता हूं। लेकिन हमने इसीलिए निकाले क्योंकि अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हमको उसको पैसा देना रहेगा रिटायरमेंट, हमको मतलब पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं। तो पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स को क्या देना है बच्चों, पैसा देना है। तो पार्टनरशिप फर्म को, सॉरी पार्टनर्स को कह रहा हूं, पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स को पैसा देना रहेगा। कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो जब भी कोई पार्टनर का एडमिशन होता है, तो हमने भी एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के ऊपर इतने क्वेश्चंस करे, तो आपने देखे जब भी कोई पार्टनर एडमिशन होता है तो वो पैसा लेकर आता है, लेकिन जब भी कोई पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो वो पैसा लेकर नहीं आएगा, हमें उसको पैसा देना रहेगा क्योंकि वो जा रहा है। जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रहेगा हम उसको पे करेंगे। तो अब पे करने की बारी, सपोज में 3 पार्टनर थे ABC, ए नाराज हो गया और उसने बोला मैं जा रहा हूं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो हम ने बोले ठीक है भाई, अब आप जाना चाहते चले जाओ, लेकिन हमको उसको पैसा देना रहेगा, हमको उसको पैसा देना है क्योंकि एडमिशन में नया पार्टनर पैसा लेके आता है। अब कोई जा रहा है तो हमें तो उसका सेटलमेंट करना है, हमें मतलब पार्टनरशिप फर्म को, हमें तो उसका सेटलमेंट बच्चों करना है यहाँ पे। तो जब मैं उसका सेटलमेंट यहाँ पर अभी करूंगा तो हमको उसको क्या करना रहेगा, यहाँ पे पैसा देना रहेगा। तो अब पैसा जब देने की बारी आएगी तो हो सकता है जब मेरे ऊपर पैसा, जब मेरे पास ना रहे उतना, मेरे पास मतलब पार्टनरशिप फर्म के पास ना रहे, तो हम लोग ने यहाँ पे पॉलिसीज निकाल के रखते। तो दो होता है, अब जो पॉलिसी जो निकाले, मैं सरेंडर और वैल्यू पर क्लेम पे आता हूं बेटा, लेकिन जब मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आएगा तो दैट विल हेल्प मी, क्योंकि मेरे को रिटायरिंग पार्टनर या डेथ ऑफ ए पार्टनर में भी हमको जो पार्टनर की डेथ है उसके लीगल एयर को हम उसको पैसा देते। तो जब हम पैसा हमको देना रहेगा, सेटलमेंट करेंगे तो पैसा कम ना जाए तो हम पॉलिसी निकालते, ये एक पर्पस होता है। दूसरी चीज याद रखना, कैश एक अलग चीज होती है और प्रॉफिट एक अलग चीज है। दिमाग में बैठा लो अपनी चीज, कैश एक अलग चीज है, प्रॉफिट एक अलग चीज है। कैश जो आता है, हमारा इंटेंशन ये होता है कि हम जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, डेथ हो रही है, उसको हमको जो पैसा देने है, हमारे पास पैसा कैश क्रंच ना, जब पैसा कैश कम ना जाए तो पॉलिसी से पैसा, ताकि हम उन पार्टनर्स को दे सके जो रिटायर हो रहे हैं, जो या जिसकी डेथ हुई है। ये एक अलग चीज है, लेकिन ये इस पे प्रीमियम कौन पे करता है, इस पे प्रीमियम तो सर पार्टनरशिप फर्म पे कर रही थी। तो पार्टनरशिप फर्म प्रीमियम पे कर रही थी, तो ये दूसरी जो कोई एक एसेट होती है, जैसे उसी तरह जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी एक एसेट अगर है, तो ये एसेट है, तो इस एसेट पे जो भी प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट क्या होगा मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पे सारे के सारे पार्टनर्स का हक होता है। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हक नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस प्रीमियम को पार्टनरशिप फर्म पे कर रही थी, पार्टनर्स नहीं पे कर रहे थे। तो जो कैश आएगा वो दैट कैश विल यूटिलाइज फॉर द पर्पस फॉर पेमेंट
at the time of retirement or death of a partner that will help us to pay to the retiring partner or to the partner जिसकी डेथ हुई है। लेकिन बेटा वो एक अलग चीज है, लेकिन इस पे जो भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं उसके लिए आप घबराना मत, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। जो भी प्रॉफिट होता है जीएलपी पे, वो प्रॉफिट पे हक सारे पार्टनर्स का होता है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम जो पार्टनर रिटायर हुआ वो प्रीमियम नहीं पे करता, जो पार्टनर की डेथ हुई वो प्रीमियम नहीं पे करता कि आप ही नहीं बोल सकते कि उनकी एसेट है, ये पार्टनरशिप फर्म की एसेट है, क्योंकि प्रीमियम तो वो पे कर रहा था। तो जो भी प्रॉफिट होगा जीएलपी, व्हाट इज प्रॉफिट ऑन जीएलपी, उस पर घबराना मत, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो जो भी प्रॉफिट ऑन जीएलपी होगा उस पर किसका हक है? उस पर पार्टनरशिप फर्म का हक है। तो वो जो भी प्रॉफिट ऑन जीएलपी होंगे सारे पार्टनर्स जो है वो सारे पार्टनर्स को वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करा जाएगा। ओके, तो इस चीज को समझना। दूसरी चीज होती है बेटे दो टर्म्स को, तो दो टर्म्स आपके एक होते हैं सरेंडर वैल्यू और एक होती है क्लेम। अब इस सरेंडर वैल्यू क्या होता है कि देखो, जब कोई पार्टनर की सरेंडर वैल्यू एक होती है, ठीक है, और एक होता है आपका क्लेम, ये दो अमाउंट को भी आपने समझना है। तो एक सरेंडर वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर कोई मैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी, मैंने कोई पॉलिसी निकाला, मैं उसकी मैच्योरिटी के पहले ही बोलता नहीं मेरे को कैंसिल करना है, इसको सरेंडर कर देता हूं, तो आप उसको सरेंडर कर देते मैच्योरिटी डेट के पहले, तो वो आपको पूरा अमाउंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज पॉलिसी की अमाउंट ही किसी की पार्टनर की डेथ होती है तो 50 लाख रुपए देंगे, लेकिन हमको रिटायरमेंट कोई और जब भी जरूरत थी तो हमने सरेंडर कर दिया, तो आपने अगर सरेंडर कर दिए तो 50 लाख नहीं मिलेंगे, उससे कम मिलते बेटा। तो आपने मैच्योरिटी डेट के पहले अगर उसको आपने दे दी तो दैट इज सरेंडर। सरेंडर करे तो कम अमाउंट मिलता है। क्लेम होता है जब किसी की डेथ होती है और आप या मैच्योरिटी डेट आ जाती है और फिर आप मांगते हो, दैट इज क्लेम अमाउंट। तो मैच्योरिटी डेट आ जाना या कोई पार्टनर की डेथ होना तो मैच्योर हो जाती है पॉलिसी, तो वो क्लेम अमाउंट होती है। तो हमेशा क्लेम अमाउंट आपकी सरेंडर वैल्यू से ज्यादा होती है, क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी प्रमोट नहीं करती कि मैच्योरिटी डेट के पहले आप उसको सरेंडर कर दो बेटा। इंश्योरेंस कंपनी उसको प्रमोट नहीं करती कि मैच्योरिटी डेट के पहले आप उसको सरेंडर करो। ओके, सो यहां पे इसको सरेंडर वैल्यू को भी आप समझना है, दो टर्म्स जो सरेंडर वैल्यू और क्लेम। अब मैं बड़ा सिंपल सा आपको अब ये चीज बताता हूं कि एग्जामिनेशन में बच्चे से बहुत घबराते। सिंपल सा ये जो यहां पर अभी मैं चार्ट बना रहा हूं, बस इसको अपने को ध्यान रखना। देखो दो तरह की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आपको जेएलपी, जब भी मैंने जेएलपी बोला मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जेएलपी डज नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट। मैंने क्या लिखा? जीएलपी डज नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट। दूसरा लिखा जीएलपी अपीयर इन बैलेंस शीट। जीएलपी अपीयर इन बैलेंस शीट, ठीक है। अब बिल्कुल नहीं घबराना, अब सिर्फ ये चार्ट जो बना उस पर ध्यान रखना। जीएलपी डज नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट का मतलब है जब भी ये पार्टनरशिप फर्म प्रीमियम पे करती है तो वो जीएलपी अकाउंट क्रिएट नहीं करती, वो जीएलपी अकाउंट क्रिएट नहीं करती, वो उसका एक्सपेंस मान लेती है। तो यहां पे लिखता हूं मैं, व्हेन, ब्रैकेट में लिखता हूं, व्हेन प्रीमियम अमाउंट treated, when premium amount treated as an expense, when premium account treated as an expenses. Okay, so यहां पे पहली एंट्री होती है जब आपने प्रीमियम पे करे ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम, ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम। तो पार्टनरशिप फर्म ने जब प्रीमियम पे करी तो वो उसके लिए एक्सपेंस है ना, तो उसका एक्सपेंस मान रहा है तो उसके एंट्री पास करेगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट, ये एक्सपेंस है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये कौन पास कर रहा है एंट्री? पार्टनरशिप फर्म, उसने प्रीमियम पे करी। जॉइंट लाइफ उसके लिए एक्सपेंस है, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बच्चे इसका जो बैलेंस होता है, प्रीमियम अकाउंट ये एक एक्सपेंस है, इसका जो बैलेंस होगा दैट विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो एट द एंड ऑफ द ईयर, at the end of the year, okay, at the end of the year, charging to profit and loss account,
तो आपने ये प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करे क्योंकि क्या है एक्सपेंस, अब इसका बैलेंस आया इट विल गो टू, इसका जो बैलेंस इट विल ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो अब एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे दूसरे एक्सपेंस P&L में जाते हैं ना, सैलरी हो गया, जो भी एक्सपेंस P&L ट्रेडिंग पर, वैसे ये प्रीमियम भी P&L में जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट। तो प्रीमियम का बैलेंस कहां चलेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब यहां पे थर्ड पॉइंट ऑन मैच्योरिटी, अब वो पॉलिसी मैच्योर होती है, ऑन मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, ऑन मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, यहां पे मैं लिख लेता हूं, ओके, ऑन मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, अब आपको पैसा मिलेगा बेटा, तो आपने एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। ये जो अमाउंट रहेगा, जो भी आपको कंप्लीट अमाउंट जो रिसीव्ड हुआ है, कंप्लीट अमाउंट जो रिसीव्ड हुआ है बेटा, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, जेएलपी प्रीमियम नहीं बोला मैं, ठीक है, अब मैं बता रहा हूं क्या, डोंट वरी। और ये जेएलपी का जो बैलेंस आएगा इट विल ट्रांसफर टू पार्टनर्स, एंट्री विल बी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देता हूं मैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। देखो अब इस डिस्कशन को समझना कि आपने प्रीमियम का अमाउंट पे करी इंश्योरेंस कंपनी ने, तो उसने एंट्री पास करी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब सपोज ये जेएलपी प्रीमियम अकाउंट है, ठीक है, इसको डेबिट करी उसने, तो जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसने एंट्री पास करी। अब बी वाली एंट्री में इसका जो बैलेंस आएगा यहाँ पे साल के आखिरी में, इसको आप ट्रांसफर कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। इसको कहां पे ट्रांसफर करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपकी यहाँ पे एंट्री क्या आपने एंट्री यहाँ पे जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो आपने यहाँ पे जेएलपी प्रीमियम को आपने डेबिट करे, अब इसका बैलेंस जो है इसको पीएल में ट्रांसफर करे, तो आपने जेएलपी प्रीमियम को क्रेडिट करे, तो देखो यहाँ पे ये पीएनएल में गया, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट, ओके। अब क्या हुआ, ये आपने यहाँ पे इसका कनेक्शन यहाँ पे हुआ, ओके। अब आपने मैच्योरिटी पे आपको पैसा मिला, तो आपने एक अकाउंट बनाया, इस अकाउंट का नाम है जेएलपी, आप इसको समझना, इस अकाउंट का नाम जेएलपी प्रीमियम अकाउंट नहीं है, जेएलपी अकाउंट है। पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट, तो आपने यहाँ पे क्रेडिट करे जेएलपी अकाउंट को, और जो भी बैलेंस यहाँ पर आएगा ये बैलेंस हम सारे पार्टनर्स को दे देंगे। सपोज 3 पार्टनर है तो ए बी सी तीनों पार्टनर को दे देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आप बोलेंगे सर क्यों आप इनको यहाँ पे सारे पार्टनर्स को क्यों दे रहे, क्यों, क्योंकि जेएलपी पार्टनरशिप फर्म की एक एसेट है, उस पे जो भी मुनाफा होगा सारे पार्टनर्स को बटेंगे अपना। तो जो पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, मगर जो प्रॉफिट हुआ, आई एम नॉट सेइंग वी आर पेइंग टू पार्टनर्स राइट नाउ, वी आर नॉट पेइंग टू पार्टनर्स राइट नाउ, दिस फंड विल बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस टू फॉर द जो रिटायर उस पार्टनर को पेमेंट करने के लिए, जिसकी डेथ उसको पेमेंट करें। लेकिन जो मुनाफा हुआ तो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो जो आया आपका ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, तो जेएलपी अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनको क्रेडिट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो जब आपको क्वेश्चन में जेएलपी, घबराना मतलब इस पे क्वेश्चन करूंगा और बहुत से क्वेश्चन में जब भी जेएलपी आएगा तो बार बार जब मैं यहाँ पे रिवाइज आके कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज। तो यहाँ पे जेएलपी डज नॉट अपीयर इन बैलेंस, तो जब जेएलपी अपीयर नहीं, मतलब प्रीमियम अमाउंट को आपने क्या ट्रीट करो एज एन एक्सपेंस, तो उसको पीएनएल अकाउंट में लेके गए। लेकिन कभी कभी आप कुछ क्वेश्चंस में देखोगे कि आपको जेएलपी को अपीयर इन बैलेंस शीट। व्हाट डू मीन जेएलपी अपीयर इन बैलेंस शीट? इट मींस व्हेन प्रीमियम paid is treated, when premium paid is treated as an asset, आपने उसको क्या माने, एज एन एसेट उसको माने। इसका मतलब जब भी आप प्रीमियम पे करते हो, मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके ना बेटा एंट्रीज बता रहा हूं यहां पे, तो जब भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो यहां पे ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम, तो जब भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो
तो आप इसको इसमें पीएनएल अकाउंट में, अब इसको एज एन एक्सपेंस नहीं मानते, आप इसको एज एन एसेट मान रहे, तो यहां पर ये क्या ट्रीट कर रहे हो, आपने इसको यहाँ पे एज एन एक्सपेंस माने तो, और यहाँ पे एज एन एसेट मानते हो। उसको दो ट्रीटमेंट है, दोनों में से क्वेश्चन में कैसा पूछा वो अपने को देखना रहेगा। अगर उसने बोला नहीं एज एन एसेट मानो, तो आप एंट्री यहां पास करोगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट नहीं कहना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, उसके बाद यहां पे एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। अब क्या होगा, आपको एट द एंड ऑफ द ईयर ये देखना है आपको कि आपकी यहां पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में जो बैलेंस है, जो भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट का जो बैलेंस है, उसको आपको माइनस करना रहेगा सरेंडर वैल्यू, क्वेश्चन में दी हुई रहेंगी सरेंडर वैल्यू से। तो आपका जीएलपी का बैलेंस अगर सरेंडर वैल्यू से ज्यादा है, मैं क्या कह रहा हूं उसको अच्छे समझना, जीएलपी अकाउंट का बैलेंस जो भी सरेंडर वैल्यू से आपने, देखो यहाँ पे जीएलपी अकाउंट क्रिएट करे ना एट द एंड ऑफ द ईयर, उस साल की सरेंडर वैल्यू आपको हर साल की क्वेश्चन में देंगी। अगर आपका जीएलपी का बैलेंस सरेंडर वैल्यू से ज्यादा है, दैट यू हैव टू ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। सो ईयर एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ठीक है। तो आपने कहते जीएलपी में जो भी बैलेंस है और सरेंडर वैल्यू में से माइनस करना, जितना भी बैलेंस आपका वो ज्यादा आ रहा है, दैट विल ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जीएलपी अकाउंट। लेकिन किस अमाउंट से, जीएलपी अकाउंट में जो बैलेंस है माइनस सरेंडर वैल्यू। व्हाट डू मीन सरेंडर वैल्यू, अगर आज हम इस पॉलिसी को सरेंडर कर दो तो कितना पैसा हमको मिलेगा, दैट इज सरेंडर वैल्यू। ओके, थर्ड पॉइंट आपका सी, ऑन मैच्योरिटी, ठीक है, ऑन मैच्योरिटी। अब इसमें अपने को क्या करना है, जब पॉलिसी मैच्योर हो रही तो पहले अपने को पैसा मिलेगा, ओके, पैसा मिलेगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, जीएलपी अकाउंट, जो भी आपको अमाउंट रिसीव्ड हुआ उससे, जो भी अमाउंट रिसीव्ड हुआ, ठीक है। फिर सेकेंड एंट्री यहां पे प्रॉफिट जो भी जीएलपी में हुआ, तो जीएलपी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। अब ये किस अमाउंट से, अमाउंट रिसीव्ड माइनस सरेंडर वैल्यू, ओके, माइनस सरेंडर वैल्यू। अब ना बेटे ये चीज ना, अब ये मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके चीजें यहां पे लिखा, अब एक बार अपन रिवाइज कर लेते, ठीक है। तो पहले अपन देखो यहां पे, अगर उसको आप एज एन एक्सपेंस लिखते हो, मानते हो, तो आपने प्रीमियम पे करे पार्टनरशिप फॉर्म ने, तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एट द एंड ऑफ द ईयर वो प्रीमियम के बैलेंस को पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। और अब मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, अब पॉलिसी मैच्योर हुई तो पैसा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी, जीएलपी का जो भी बैलेंस रहेगा दैट विल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अब यहां पे क्या हो रहा है कि जब आप प्रीमियम पे करो तो आप उसको प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं करो, जीएलपी आपने क्रिएट करो, एज एन एसेट उसको मान रहे हो, तो ये आपको बैलेंस शीट में अपीयर होते हुए कभी दिखेंगी, अपन देखेंगे आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जीएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आपको हर साल में कंपेयर करना है कि क्या आपकी जीएलपी का बैलेंस सरेंडर वैल्यू से ज्यादा है। अगर जीएलपी का बैलेंस सरेंडर वैल्यू से ज्यादा है तो जितने से भी ज्यादा है दैट विल ट्रांसफर टू पीएनएल, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जीएलपी अकाउंट। और मैच्योरिटी पे पैसा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी। और फिर यहां पर बेटा आपका जीएलपी का जो बैलेंस रहेगा, जीएलपी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जीएलपी अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। लेकिन यहां पर मैंने ऐसे क्यों लिखा, अमाउंट रिसीव माइनस सरेंडर वैल्यू, वो इसीलिए बेटा वो ऑलरेडी ना बैलेंसिंग फिगर, दिस डोंट वरी अबाउट दिस, ये क्या लिखे, इट विल बैलेंसिंग फिगर जीएलपी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर रहेंगी। लेकिन आप इसको सरेंडर वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, क्योंकि जब भी आपका जीएलपी का बैलेंस सरेंडर वैल्यू से ज्यादा हो जा रहा है तो आप उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपका जीएलपी सरेंडर वैल्यू पे एग्जिस्ट करता है। तब वो सरेंडर वैल्यू 10 लाख, आपको मिले 12 लाख, तो बैलेंस 2 लाख आएगा, दिस विल कम 2 लाख। तो बेसिकली अमाउंट रिसीव माइनस सरेंडर वैल्यू, दिस इज नथिंग बट the balancing figure of GLP account. After this entry,
द बैलेंसिंग फिगर ऑफ जीएलपी अकाउंट, दिस इज बैलेंसिंग फिगर आपकी जो रहती है ना, बैलेंसिंग फिगर ऑफ जीएलपी अकाउंट वो रहेगा। ओके, अभी दो चीज को ख्याल रखना, क्वेश्चन में ये देखना कि आपने जीएलपी को एक्सपेंस माना है कि एसेट माना है। एक्सपेंस माना है तो इस तरीके से पहला, और अगर एसेट माना है तो दूसरे तरीके से। अब कुछ चीजें यहां पे आपने ख्याल रखना, मैं यहां पे एक नोट लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको क्वेश्चन में जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व दिखा, लिख लो पहले, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, इफ एनी, क्वेश्चन में अगर दिखता है आपको बैलेंस शीट में, जैसे दूसरे रिजर्व दिखते हैं ना, जनरल रिजर्व, वैसे ही रिजर्व अगर दिखता है, इफ एनी अकाउंट बैलेंस will transfer to old partners capital account in old ratio, ठीक है, ओल्ड रेशियो में अपने को बांट, जैसे दूसरे रिजर्व बांटते ना, बस इतना ख्याल रखना, कभी जीएलपी रिजर्व दिखा तो आपको, जैसे कोई दूसरे रिजर्व क्रिएट करते कहते, कभी कभी जीएलपी रिजर्व भी वो लोग क्रिएट कर देते। अगर आपको दिखा जीएलपी रिजर्व, जैसे दूसरे रिजर्व होते, जैसे आप कैपिटल अकाउंट में लेके जाते, बस इसको अपने को लेके जाना रहेगा। तो आप आपने अगर वो रिजर्व दिखा तो, अदरवाइज ये आपको पहला और दूसरा इसको ख्याल रखना है कि एक्सपेंस माना कैसे, जैसा माना उस तरीके से अपने को ट्रीट, और बाकी किस तरीके से अमाउंट कैलकुलेट करना है मैंने सिंप्लीफाई करना है। अगर आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल को देखो वर्ड्स में लिखा हो तो वो आपको हो सकता है शायद कंफ्यूज हो, तो सिंप्लीफाई करने मैंने बता भी दिया कि आपको अमाउंट कैसे फाइंड आउट करना रहेगा। इसमें सिंपल हमारे दो क्वेश्चन है जो कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन 24, वो आप लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर रिटायरमेंट आपका शुरू होगा। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23। ओके, रेड, white and black shares profit and losses in the ratio 5:3:2. They took out a joint life policy in 2016 for ₹50,000. तो joint life policy कितने की थी? 50,000 की। A premium of ₹3,000 being paid annually. हर साल 3,000 रुपए प्रीमियम पे करते हैं 10th of June. The surrender value of the policy दी on 31st December of various year was as follow. 2016 में उसकी सरेंडर वैल्यू थी 0, मतलब 2016 में अगर आप वो सरेंडर करते थे उसको, तो उसको 0 वैल्यू मिलती थी। 2017 में दूसरे साल सरेंडर करते तो 900 रुपए मिलते थे, 900 रुपए। तीसरे साल अगर सरेंडर करते तो 2,000 रुपए, चौथे साल करते तो 3,600। ब्लैक रिटायर हुआ 15 अप्रैल 2020 को, ठीक है। प्रीपेयर लेजर अकाउंट, अज्यूमिंग नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज मेंटेन्ड। अब इसका मतलब वो कह रहा है कि वो कहता है आप ये अज्यूम करो कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट वो मेंटेन नहीं करते। इट मींस दैट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। उसको क्या मानते हो? प्रीमियम पे करते तो एज एन एक्सपेंस मानते। तो बस पहले वाले तरीके से अपने को सॉल्व करना रहेगा, डोंट वरी। अभी मैं आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन वहां पे करूंगा जो अमाउंट दी हुई। तो पहले उससे अपने को लेजर बनाने के लिए कहा उसने, तो आप यहां पे लिखो क्वेश्चन नंबर 23 पेज नंबर 275, 23 पेज नंबर 275, ठीक है। तो यहां पे एक अकाउंट बनाओ, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट नहीं बनाना है उसको, वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट नहीं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट है, ये एक्सपेंस है। तो इसका आप ड्रॉ करेंगे 7-8 लाइन का, आई थिंक उतनी जगह नहीं लगेगी, ठीक है। 7-8 लाइन आप ड्रॉ कर लो। ओके, उसके बाद आप फिर एक बनाओ, वो पीएनएल अकाउंट में जाता है तो वो भी बनाओ। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे भी 7-8 लाइन का, ठीक। 7-8 लाइन की जरूरत नहीं है, 4-5 लाइन का सिर्फ बना लो, 4-5 लाइन का इसका सिर्फ बना लो,
ठीक है। उसके बाद एक बना लो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। इसे आप ड्रॉ करेंगे 4-5 लाइन का। एक डेट का भी कॉलम बना सकते हैं, डेट दी हुई है। ओके ओके, लिखे आपने 3 अकाउंट ड्रॉ कर, 1 बाय 1 देखो। सबसे पहले वो हर साल 10 तारीख को, 10 जून को पेमेंट करते थे प्रीमियम, कितनी, 3,000 रुपए। तो पहले एंट्री देखो, मैंने आपको क्या सिखाया, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जेएलपी प्रीमियम अकाउंट, जेएलपी प्रीमियम को आप डेबिट करो यहां पे 10 जून 2016 को टू बैंक अकाउंट। कितना पे करे, 3,000 रुपए, ठीक है, 3,000 रुपए, एक एक साल का 3,000 रुपए पे करे। अब साल के आखिरी में मैंने आपको क्या सिखाया यहाँ पे कि साल के आखिरी में वो प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम को पीएनएल में ट्रांसफर, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ पे ये जो आपका 3,000 रुपए, ये जो बैलेंस आएगा प्रीमियम अकाउंट का, इट विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 3,000 रुपए, 3,000 रुपए, साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2016 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000 रुपए। ओके, वो पीएनएल में चले गए, तो पीएनएल को आप डेबिट करो 31 दिसंबर 2016 टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट से है। अभी स्पेस नहीं है तो मैंने जेएलपी लिख लिया, वो 3,000 रुपए वो पीएनएल में चले, उसे समझाने के लिए मैंने बनाया बेटा। यहाँ पे पीएनएल में तो ऐसे 50 आइटम आते, फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़े ना, कितने आइटम आते पीएनएल, हम समझाने बताया कि ये 3,000 रुपए आपका जेएलपी प्रीमियम का, ये आपका पीएनएल अकाउंट में गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे उसने फिर सेकेंड ईयर उसने हर साल 3,000-3,000 रुपए पे कर। अब यहाँ पे हमको सरेंडर वैल्यू से अभी बात नहीं करना है, क्यों कि जब वो सरेंडर वैल्यू की बात कब आती है कि आपको कब मेंटेन करना होता है सरेंडर वैल्यू पे, जब ये वाले इसमें जो बैलेंस शीट में अपीयर होती है, जब हम बात करेंगे। अब यहाँ पे उसने सेकेंड ईयर फिर 3,000 रुपए पे किया, ठीक है। अब वो यहाँ पे एक रिटायर हुआ है पार्टनर, उसके बारे में बात करूंगा अब 2020 में, अपन जबकि 2020 में उसकी बात करेंगे। अब फिर से आपने प्रीमियम पे करे यहाँ पे 10 जून 2017 टू बैंक अकाउंट 3,000 रुपए। तो जेएल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। फिर इसका जो बैलेंस रहेगा इसको आप पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000 रुपए। फिर तीसरे, अच्छा पीएनएल में आपके आप यहाँ पे आएगा 31 दिसंबर 2017 टू जेएलपी प्रीमियम अकाउंट 3,000। ओके, तो पीएनएल में घबराना मत देखिए सर पीएनएल कैसे, अरे भाई पीएनएल में 50 आइटम आते, जिसे समझाने के लिए मैंने बताया कि ये बैलेंस ऐसा पीएनएल में डेबिट होंगे, आप एक्सपेंस है। फिर आप आते तीसरे साल में, फिर आपने यहाँ पे करे 10 जून 2018 को टू जीएलपी अकाउंट प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,000 रुपए। फिर वो साल के आखिरी में बाय
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जीएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रीमियम टू बैंक, देन फिर पीएनएल टू प्रीमियम। तीन हजार। ओके, अब फिर आपने चौथे साल पे करे प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,000 रुपए। December 31, 2019 by प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। $3,000। फिर यहाँ पे 31 December 2019 टू जेएलपी प्रीमियम। ओके, अब ध्यान से मेरी बात। अब देखो क्या कहता है यहाँ पे कि 15 अप्रैल को क्या हुआ यहाँ पे, रिटायर 2020 की बात है। तो आपने यहाँ पे 2016 में पे करे, 2017 में, 2018, 2019, लेकिन आप जो प्रीमियम कब पे करते 10 जून को 2000 अप्रैल, फिर यहाँ पे अप्रैल, जून के पहले अप्रैल 2020 में एक ब्लैक पार्टनर रिटायर हुआ। तो देखो जब डेथ में और रिटायरमेंट में फर्क समझ, जब डेथ होती तो क्लेम करते अमाउंट, क्लेम करते, तो क्लेम का अमाउंट हमेशा ज्यादा होता है। मैच्योरिटी डेट पे आप क्लेम करते हो अमाउंट हमेशा ज्यादा होता है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है बेटा, कोई रिटायर हो रहा है और आप बोलते नहीं अब सरेंडर करना है अपने को, तो आपको क्या होगा यहाँ पे आपको सरेंडर वैल्यू पे मिलेगा। तो 2019 में सरेंडर वैल्यू कितनी थी, 3,600, मतलब रिसेंटली यही थी, तो आपको 3,600 रुपए मिलेंगे। तो आप जो एंट्री पास कर रहे हो ना यहाँ पे, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट, तो ये 3,600। अगर कोई पार्टनर की डेथ होती है तो क्लेम अमाउंट मिलता है। डेथ नहीं हुआ, रिटायर हुआ है, तो रिटायर हुआ तो सरेंडर वैल्यू जो रहती है, आज सरेंडर करो तो कितना मिलेगा, तो लेटेस्ट वाली 3,600, तो 3,600 रुपए अपने को मिलेगी। तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी अकाउंट, जो अमाउंट कंप्लीट अमाउंट जो रिसीव्ड हुआ, दैट इज 3,600। आप बोलेंगे 3,600 आप कैसे बोल रहे हो, मिले क्वेश्चन में तो नहीं बोला। तो भाई वो 2020 में रिटायर हुआ, उसके पहले अपने को दिसंबर 2019 की सरेंडर वैल्यू दी हुई 3,600। तो डेथ के केस में क्लेम होता है कि भाई डेथ होगी, चलो क्लेम करेंगे, अमाउंट दो। अब मैच्योरिटी डेट के पहले आप बोल रहे कि रिटायर हो गया पार्टनर, हमको हम सरेंडर कर रहे पॉलिसी, तो वो अमाउंट सरेंडर वैल्यू मिलती है, तो दैट इज 3,600। ओके, 3,600। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट, तो आप यहाँ पे 15 अप्रैल 15 अप्रैल 2020 बाय बैंक अकाउंट 3,600। फिर मैंने आपको सिखाया था ये बैलेंस जो 3,600 एंट्री पास किया आपने, फिर ये आप जेएलपी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, खत्म। बहुत सिंपल है। जब मेन क्वेश्चंस पे जब आप आएंगे ना, फुल फ्लेज वाले क्वेश्चन पे जब आएगा जीएलपी, तो वहां पे इधर से कनेक्ट करूंगा चार्ट से, आसानी से हो जाएगा। 3,600। सो 15 अप्रैल 2020 टू कैपिटल अकाउंट में अपन ट्रांसफर कर देंगे इसको। क्या क्या नाम है, रेड, व्हाइट और ब्लैक। रेड 5:3:2, 3,600। $1,800, 1080, 720। ओके, तो इस तरीके से करता। ये कौन सा एक्सपेंस वाला था, ये एक्सपेंस वाला था। अब अपन एक और क्वेश्चन करेंगे, ये भी इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24। तो रेड व्हाइट एंड ब्लैक shared profit and losses in the ratio 5:3:2. They took out a GLP in 2016 for ₹50,000. देखो ये 50,000 ना बच्चों, ये होती है क्लेम का अमाउंट। तो अगर किसी की डेथ होती तो 50,000 रुपए क्लेम करते, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी था। लेकिन आप सरेंडर वैल्यू अपने को लेना रहता है, ठीक है, जब आप रिटायर हो रहे। अगर क्लेम कब होता है, डेथ हो गई तो अपन क्लेम करते। ओके, तो पॉलिसी थी 50,000 की, प्रीमियम ऑफ ₹3,000 बीइंग पेड एनुअली ऑन 10th of June, हर 10 जून का वही
पिछले जैसे 3000 पे द सरेंडर वैल्यू विद ऑफ द पॉलिसी ऑन 31 दिसंबर ऑफ वेरियस ईयर वाज एज फॉलो 2016 नील 2017 900 2018 2000 2019 3600 ब्लैक रिटायर्स ऑन 15th ऑफ अप्रैल 2022 सेम ऊपर वाले लेकिन फर्क क्या है प्रिपेयर लेजर अकाउंट अज्यूमिंग जीएलपी अकाउंट इज मेंटेन ऑन सरेंडर वैल्यू पे जीएलपी अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो यहां पे मींस उसको एज एन एसेट ये वाला जो सेकंड वाला चार्ट बना ना वैसे करना अपने को तो अपने को जीएलपी अकाउंट यहाँ पे मेंटेन करना जीएलपी अपीयर इन बैलेंस शीट वो अकाउंट मेंटेन किया उसको ओके सो चलिए भाई अब पहले अब यहाँ पे आप ड्रॉ करो क्वेश्चन नंबर 24 पेज नंबर 275 पेज नंबर 275 तो यहां पे लिखो आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट है जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इसको थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करना आधे पेज का आई थिंक इतनी जगह लगेंगी तो नहीं लेकिन ठीक है कर लो उसके बाद फिर एक अकाउंट बना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ प्रीमियम अकाउंट नहीं बनाना बेटा क्योंकि एज एन एक्सपेंस नहीं मान रहे अपन उसको ओके डेट का भी बना लो ओके देखेंगे सबसे पहले तो ये देखो आपका तरीका सिखाया था यहाँ पे आपने देखो सबसे पहले आपने प्रीमियम पे करे कितना प्रीमियम करे 3000 रुपए तो डोंट से प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक जीएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक 3000 तो यहां पर आप लिखो 10th of June 2016 को जीएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3000 रुपए में 3000 रुपीज ओके अब देखो यहां पे फिर आपको मैंने सिखाया था फिर हमने यहां पे देखे थे कि एट द एंड ऑफ द ईयर आप देखो जीएलपी का जो बैलेंस है क्या सरेंडर वैल्यू से ज्यादा है क्या तो आप यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा जीएलपी का बैलेंस कितना है जीएलपी का बैलेंस तो 3000 रुपए आ रहा है लेकिन पहले साल सरेंडर वैल्यू कितनी है तो सरेंडर वैल्यू इज हाउ मच पहले साल ये आपकी सरेंडर वैल्यू कितनी है आपकी 0 तो सरेंडर वैल्यू आपकी 0 और जीएलपी का बैलेंस कितना आपका 3000 तो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था जीएलपी बैलेंस इज 3000 माइनस सरेंडर वैल्यू 0 तो 3000 आ रहा है 3000 माइनस 0 सरेंडर वैल्यू 0 है पहले साल तो 3000 माइनस 0 3000 तो इट विल गो टू पीएनएल अकाउंट तो आप यहाँ पे लिखोगे 31st December 2016 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपको यहाँ पे लिख भी देता समझने के लिए जीएलपी का बैलेंस था 3000 माइनस 0 तो ये आ गया आपका 3000 ओके तो यहाँ पे कुछ भी बैलेंस आपका नहीं आएगा सो ये 3000 और ये 3000 मैं सेकेंड ईयर पे आता हूं लेकिन पीएनएल में आप लिख दो यहाँ पे 31st December 2016 टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट जो ऊपर आपने बनाया जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट वहां से ये बैलेंस आया 3000 रुपए का ठीक है। अभी इसकी फिक्र मत करना आपने सर टोटल इसका पीएनएल अकाउंट में बहुत 50 चीजें आती है उसमें से एक आइटम बताया कि किस तरीके से आएगा। अब सेकेंड ईयर में आप आए फिर आपने 10 जून 2017 को फिर प्रीमियम पे करे तो जीएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट तो इसको एज एन एसेट मान रहे 3000 रुपए। फिर आप एट द एंड ऑफ द ईयर 31st December 2017 को आप देखो जीएलपी में बैलेंस मेरा अभी भी 3000 रुपए
क्योंकि पिछले साल का 3 को तो मैंने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, तो अभी 3 इस साल का 3 है। अब सेकेंड ईयर कितने आप देखो यहाँ पे, सेकेंड ईयर में आपका 900 रुपए। तो आपका ये आपको सिखाया मैंने यहाँ पे, जीएलपी में बैलेंस है आपका, जीएलपी में बैलेंस है 3000 रुपए और सरेंडर वैल्यू कितनी 900। तो जो डिफरेंस है दैट विल ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये 3000 माइनस 900, 2100 रुपए विल गो टू पीएनएल अकाउंट। तो आप यहाँ पे लिखोगे 31 दिसंबर 2017 टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, 2100 रुपए आपके यहां पे आ जाएंगे। ओके, सेकेंड ईयर। अब उसके बाद यहां पे इसका बैलेंस, अब आपका जीएलपी में बैलेंस आ रहा है, लेकिन यहां पे बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितना 900 रुपए। तो ये सरेंडर वैल्यू पे ना मेंटेन होता है आपका जीएलपी। तो सरेंडर वैल्यू पिछले इसमें 0 थी आपकी पिछले साल, तो इसलिए यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं था, वो पीएल में चले गया। इस साल सरेंडर वैल्यू 900 है, तो देखो 900 पे मेंटेन होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो अब जितना बैलेंस है माइनस सरेंडर, तो ये बैलेंस विल गो टू पीएनएल अकाउंट। तो यहां पर आप लिखोगे 3000 3000। फिर आप ये सेकेंड ईयर 1 जनवरी 2018 में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 900, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 900। फिर आपने थर्ड ईयर प्रीमियम पे कर, डोंट से प्रीमियम अकाउंट है, जीएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 जून 2018 को जीएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3000 रुपए पे करें। अब तीसरे साल आपका क्या प्रीमियम सरेंडर वैल्यू थी आपकी, सरेंडर वैल्यू कितनी थी आपकी, थर्ड ईयर आपकी थी सरेंडर वैल्यू 2000 रुपए 2018 में। तो यहाँ पे 31 दिसंबर 2018 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका बैलेंस अभी कितना है, यहां लिखना था ऊपर 31 दिसंबर 2018 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस कितना है आपका, बैलेंस कितना है आपका, यहां पर अगर आप देखो तो टोटल आ रही है मेरी 3900 3900। तो 3900 लिखा मैंने, टोटल है जीएलपी बैलेंस माइनस सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू कितनी है आपकी 2000, हाँ 2000, तो ये आ जाएगा आपका 1900 रुपए। ठीक है, तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ये सरेंडर वैल्यू पे मेंटेन होता है 2000, ये आ गया आपका 3900। तो ये आपका 1900 रुपए पीएनएल में गया। 31 दिसंबर 2018 टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 2000। ओके ओके, अब उसके बाद आपका नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2019 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आया अमाउंट 2000 रुपए। ठीक है, फिर आपने चौथे साल प्रीमियम पे करे, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 जून 2019 को टू बैंक अकाउंट 3000 रुपए। अब आपका यहाँ पे सरेंडर वैल्यू कितनी है चौथे साल, सरेंडर वैल्यू आपने देखी यहाँ पे आपकी 3600 रुपए। तो यहाँ पे आप 31 दिसंबर 2019 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आपका टोटल है 5000 रुपए, बैलेंस ऑफ जीएलपी इज 5000 है ना, 5000 माइनस सरेंडर वैल्यू कितनी है आपकी 3600, तो ये आ जाएगा आपका 1400 रुपए पीएनएल में। बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ये आपका बराबर वो बैलेंस 3600 ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर यहाँ पे 1 जनवरी 20 को ये बैलेंस आया आपका टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 3600। ओके, और ये पीएनएल में आएगा आपका 31 दिसंबर 2019 टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट कितना आपका 3600, नहीं 3600 नहीं, कितना था 1400, पीएनएल में 1400 1400। ओके, अब क्या हुआ कि यहाँ पे रिटायर हुआ वो पार्टनर, तो आपको सरेंडर वैल्यू यहाँ पे देखो, अपन यहां तक एंट्रीज पास कर ले बेटा अब यहाँ पे रिटायर हुआ तो अमाउंट रिसीव सरेंडर वैल्यू पे होंगे आपके, अमाउंट कितनी रिसीव होंगे आपके 3600। कोई डेथ होती तो क्लेम मिलता है, अदरवाइज सरेंडर वैल्यू मिलती है। सरेंडर वैल्यू कितनी 3600,
सो बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी, तो आप यहाँ पे वो रिटायर हुआ 15 अप्रैल 2020 को, सो बाय बैंक अकाउंट 3600, 3000, अब यहाँ पे 3600, अब इसमें कोई भी 3600, 3600। अब बच्चों यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं आया, बैलेंस इसलिए नहीं आया कि आप सरेंडर वैल्यू पे आपने मेंटेन करे उसको। ये सारी क्या हो, हर साल जो आपका ये था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था पहले साल, फिर 900, 2000, 3600 सरेंडर वैल्यू पे मेंटेन करे, और आपको रिसीव भी सरेंडर वैल्यू, इसलिए कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। अगर डेथ का केस रहता तो अमाउंट बहुत मिलता था, क्लेम अमाउंट जो रहता था सरेंडर वैल्यू नहीं, फिर ज्यादा रहता था, वो ज्यादा अगर रहता तो फिर यहाँ बैलेंस आता था, तो फिर ये वाली एंट्री पास होती थी आप लोगों की, जीएलपी अकाउंट डेबिट टू अमाउंट रिसीव माइनस सरेंडर वैल्यू। तो यहाँ अमाउंट रिसीव भी अपनी 3600 बच्चे, सरेंडर वैल्यू भी 3600, इसलिए कोई भी बैलेंस नहीं आया, आपने बैलेंसिंग फिगर रहती है वो नहीं आया कोई भी। क्यों? क्योंकि अमाउंट रिसीव भी 3600, सरेंडर वैल्यू भी 3600, क्योंकि सरेंडर वैल्यू पे ही मिला, क्योंकि रिटायरमेंट का केस है। डेथ का केस रहता तो क्लेम अमाउंट अपने को मिलता है। ओके, तो इस तरीके से उसको ट्रीटमेंट रहता है, यू डोंट हैव टू वरी। तो जो आपने जो चार्ट यहाँ पे बनाया बच्चों, बस ये चार्ट को आप एक बार अच्छे से देखेंगे, जो मैंने यहाँ पे बनाया, ये नोट्स अभी मैं शेयर भी कर दूंगा और आप लोगों को। और जब आप फुल फ्लेज वाले नेक्स्ट सेशन में अपन रिटायरमेंट शुरू करेंगे, तो रिटायरमेंट वाले जो फुल फ्लेज वाले क्वेश्चन करेंगे, वहां पर जब आएंगे फिर अपन देखेंगे कि कौन सा एक्सपेंस है, एसेट है, फिर वहां पे मजा आएगा, डेथ के केस भी देखेंगे। ओके, तो ये सेशन आज का हम लोगों का यहाँ पे खत्म होता है। ओके, तो ये सेशन हम लोग का यहाँ पे खत्म होता है। टेक केयर, बाय बाय।